विद्यार्थियों, मेरा नाम रिंकू कुमार शर्मा है। विगत कई सालों से मैं अध्यापन कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में ऑनलाइन क्लासों का अधिक प्रचलन है और विद्यार्थियों द्वारा इन्हें पसंद भी किया जा रहा है। आज मैं अपने YouTube चैनल चितवन क्लासेस के माध्यम से आगामी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए इतिहास, सामान्य ज्ञान, कला एवं संस्कृति और राज व्यवस्था से संबंधित अलग अलग प्रकरणों पर आधारित परीक्षा उपयोगी जानकारी लेकर मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है? इतिहास भूतकालिक घटनाओं का लिखित विवरण है जिसको हम वर्तमान में पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है? इस काल का लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। इस काल का इतिहास पूर्ण रूप से उत्खनन से प्राप्त पुरातन सामग्री पर ही निर्भर है। दूसरा है आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल क्या है? इसके अंतर्गत लिखित लिपि तो प्राप्त है पर उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। इससे स्पष्ट होता है कि उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल पूर्ण रूप से लिखित साक्ष्यों पर ही निर्भर है। इस काल की लिपि को पढ़ भी लिया गया है और यह काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। अब ऐतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है प्राचीन काल। प्राचीन काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक के काल को प्राचीन काल के नाम से जाना गया है। इस काल के अंतर्गत सारी घटनाएं क्रमबद्ध रूप से तिथियों के अनुसार लिखित विवरण के रूप में उपलब्ध है। दूसरा आता है मध्यकाल। मध्यकाल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं। इसका समय है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का समय। यह विभाजन किया है प्राचीन काल के इतिहासकारों ने और आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार इसका काल है 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक का। और राजपूत काल इसको इसलिए कहा गया है कि इस समय में अधिकांश भारतीय भूभाग पर राजपूतों का शासन अधिकार था। और तीसरा है, उसको हम कहते हैं आधुनिक काल। यह 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और इस काल के अंदर भारतीयों का संपर्क यूरोपियन जातियों से हुआ था, विशेष रूप से अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और डचों से। तो इस प्रकार से इतिहास का काल विभाजन हुआ है। अब हम पढ़ते हैं आगे। इतिहास को जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत या साधन जो 2 भागों में बांटे गए हैं वो निम्नलिखित है। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में बांटा जाता है, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य वो साहित्य है जिनका किसी न किसी धर्म से सीधा संबंध होता है
और धर्मनिरपेक्ष साहित्य वो साहित्य है जिनका किसी भी धर्म से सीधा संबंध नहीं है। धार्मिक साहित्य को भी पुनः 3 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंदर पहला स्थान वेदों का आता है। वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ये आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ है वेद, और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। इसमें आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी पर्याप्त मात्रा में दी हुई है। फिर भारतीय संस्कृति का जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है, इसी में उसका उल्लेख है। दूसरा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ करने के सही तरीकों की जानकारी दी गई है, और सामवेद में आर्यों के संगीत के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके बाद में आता अथर्ववेद। अथर्ववेद में ज्ञान, कर्म और उपासना के मंत्र दिए गए हैं। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर ब्राह्मण ग्रंथों में उपवेद। उपवेद धार्मिक ग्रंथ है, परंतु इनके अंदर जो जानकारी दी गई है वो धर्मनिरपेक्ष विषयों से संबंधित जानकारी दी गई है। पहला उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धति के बारे में बताया गया है। दूसरा है धनुर्वेद, जिसमें सैनिक विधि के बारे में बताया गया, सैन्य संबंधी जानकारी प्रदान की गई है। और तीसरा है गंधर्व वेद, उसमें संगीत कला के बारे में जानकारी दी गई है। और चौथा शिल्प वेद, जिसमें वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी दी गई है। फिर आते हैं उपनिषद। उपनिषद के अंदर भारतीय दर्शन और बिंबिसार के पहले के इतिहास का वर्णन उसके अंदर मिलता है। उसके बाद आते हैं वेदांग। वेदांग संख्या में 6 है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। उसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे इसका विभाजन और किया गया है। फिर आता है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति प्रमुख है, जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज के विभिन्न क्रियाकलापों को प्रदर्शित किया गया है। स्मृतियों के बाद में आते हैं पुराण, जो संख्या में 18 है, और पुराणों के अंदर भी तत्कालीन समाज और संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके बाद आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य में 2 महाकाव्य प्रमुख है, रामायण और महाभारत। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। उसमें भी तत्कालीन समाज के बारे में विस्तार से बताया गया है। फिर उसके बाद में आते हैं हम बौद्ध ग्रंथों के बारे में। बौद्ध ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है, पाली भाषा के ग्रंथ और संस्कृत भाषा के ग्रंथ। पाली भाषा के ग्रंथों में सबसे पहला स्थान आता है त्रिपिटकों का, जिसमें पहला है विनय पिटक। विनय पिटक में मठों में रहने वाले भिक्षुओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंदर महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का सार दिया गया है। और तीसरा है अभिधम पिटक, जिसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या, उनके उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। फिर पाली भाषा के अन्य ग्रंथों में दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्नो नामक ग्रंथ आते हैं, जिनसे भी तत्कालीन समाज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत भाषा के लिखित ग्रंथों में दिव्यावदान, मंजूश्री, मूलकल्प और ललित विस्तार नाम के ग्रंथ शामिल हैं। ये संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। फिर आते हैं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ मुख्य रूप से जिनके नाम है परिशिष्ट पर्व, पुण्याश्रव और कथाकोश, इनसे भी तत्कालीन समाज के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा आते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य वह साहित्य हैं जिनका किसी भी धर्म से सीधा संबंध नहीं है, परंतु वे तत्कालीन समाज के विभिन्न पक्षों के बारे में गहराई से जानकारी प्रदान करते हैं। जिनमें पहला कल्पना प्रदान लोक साहित्य, जीवन चरित्र व अन्य ग्रंथ। इनमें अर्थशास्त्र, कल्याण की राजतरंगिणी और पृथ्वीराज रासो, इसके अलावा कालिदास की विभिन्न रचनाएं, ये सब शामिल होते हैं। फिर आते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत।
विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में यूनानी यात्रियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, चीनी यात्रियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, तिब्बती यात्रियों द्वारा और मुसलमान यात्रियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ मुख्य रूप से आते हैं। अब यूनानी यात्रियों में सबसे प्राचीनतम यूनानी यात्री था हेरोडोटस, जिसने भारत के बारे में विस्तार से लिखा। इसके अलावा टोलेमी का भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री आदि भी यूनानी दार्शनिकों के द्वारा लिखे गए ही ग्रंथ है। ये सभी यूनानी यात्री थे। इसके अलावा मेगस्थनीज नामक यात्री ने भी इंडिका नामक ग्रंथ से भारत के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। फिर आते हैं चीनी यात्री, जिनमें सबसे प्राचीन यात्री है सुमाचिन। उसके बाद में हेनसांग, इत्सिंग और फाइयान ने अलग अलग राजाओं के समय में भारत की यात्रा की और भारत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तिब्बती लेखक लामा तारानाथ था, जिसके ग्रंथ कंग्यूर और तंग्यूर भी ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। और मुसलमान यात्रियों में मुख्य स्थान है अलबरूनी का, जिसने तहकीक हिंद लिखा और यह संस्कृत का विद्वान था। इस ग्रंथ में उसने भारतीयों के बारे में विशेष रूप से विस्तार से चर्चा की है। इसके अलावा अल मसूदी और सुलेमान नामक यात्री भी प्रमुख रूप से आते हैं। फिर आता है पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोतों से ज्यादा प्रमाणिक माने जाते हैं, क्योंकि जहां पर साहित्यिक स्रोत मौन होते हैं वहां पर पुरातात्विक स्रोत वस्तु स्थिति से अच्छी तरह अवगत कराते हैं। जिनमें आते हैं अभिलेख। अधिकांश प्राचीन अभिलेख पत्थर की शिलाओं पर, स्तंभों पर, मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते हैं। इसके अलावा ताम्र पत्रों पर भी इनको उत्कीर्ण करवाया जाता है। ये अभिलेख अधिक प्राचीन तो है ही, साथ में अधिक प्रमाणिक भी है, क्योंकि इन अभिलेखों के द्वारा ही हमें तत्कालीन समय के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। फिर आते हैं स्मारक। स्मारक के अंतर्गत पुरानी बावड़ियां हैं, पुराने भग्नावशेष हैं, पुराने भवन हैं, ये सब स्मारकों की श्रेणी में आते हैं। इनसे राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में तो व्यापक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, पर कला एवं संस्कृति के बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। फिर आती है मुद्राएं। मुद्राएं विशिष्ट जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्राओं के माध्यम से तिथि क्रम का निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि कई मुद्राओं पर मुद्रा जारी करने वाले राजाओं की फोटो और तिथि अंकित होते हैं, जिससे हमें उस क्षेत्र पर राज करने वाले शासक के शासनकाल के काल निर्धारण करने में आसानी प्राप्त होती है। दूसरी, हमें उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि मुद्राएं अधिकांश सोने, चांदी की और तांबे की धातु से बनी हुई मिली है, जो स्वयं ही आर्थिक स्थिति का मापदंड प्रदर्शित करती है। इसके अलावा राजाओं की व्यक्तिगत रुचियों के बारे में भी इन मुद्राओं से जानकारी प्राप्त हो जाती है। जैसे गुप्त काल में सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, उसके ऊपर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि समुद्रगुप्त संगीत के अच्छे प्रेमी थे। इसके अलावा मुद्राओं के प्राप्ति स्थल से साम्राज्य की सीमाओं का पता भी चलता है कि जिस स्थान पर अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है उस स्थान पर किस शासक का साम्राज्य था। फिर आती है कलाकृतियां एवं बर्तन। कलाकृतियां पुरानी मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां आदि हैं, उनसे ऐतिहासिक जानकारी तो प्राप्त नहीं होती है, परंतु उस समय की कला एवं संस्कृति के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। आज के लिए इतना कहकर ही मैं अपने लेक्चर को यहाँ विराम देता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, अपने साथियों को आगे से आगे भेजें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।